Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, everyone. Very good morning. Okay. So, Good morning, sir. good morning. Okay. So अगर बात करें अपन लास्ट टॉपिक जो हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया था लास्ट चैप्टर, वो था हमारा वेक्टर्स। और आई गेस टेस्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। सो उन लोग को यार और वर्क करने की जरूरत है, मतलब उन लोगों को वेक्टर्स और ज्यादा रिवाइज करना चाहिए एक बार वेक्टर्स को, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम रहेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया कि फिजिक्स में वी कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट प्रैक्टिस शीट। ओके, मिनिमम हमें 3-4 लेक्चर एक लगता है, 3-4 लेक्चर के बाद अपन प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो तब तक ये जो 4-5 डेज आपके पास रहेंगे, वो 4-5 डेज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, सारे लोग वेक्टर्स जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया है वो देखो कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, शीट सॉल्व करो, डीसी पांडे बुक सॉल्व करो, ठीक है। सो मतलब धीरे धीरे आपको वो बेटर ग्रैस्प आना स्टार्ट हो जाए, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वेक्टर आगे यूज होने वाला है, ठीक है। अभी ये चैप्टर में तो यूज नहीं होगा, बट इसके बाद वाले चैप्टर में यूज होगा, डेफिनेटली यूज होगा वेक्टर। तो आपको वेक्टर में थोड़ा सा कमांड रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो टेस्ट का डिस्कशन है वो जिमी सर कंडक्ट करा देंगे आज इवनिंग। ओके, सो इवनिंग 4 to 5 मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टाइम, पेपर का डिस्कशन कर लेंगे। सो जिमी सर आपको पेपर का डिस्कशन वेक्टर्स का करवा देंगे, ठीक है। तो अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चले देखेंगे। देखें, अभी तक यार जो हमने स्टडी किया था, जो मतलब अगर मैं बात बताऊं, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था, एक्चुअली वो दोनों ही चैप्टर क्या थे, बेसिक्स। मतलब एक्चुअली सो कॉल्ड अभी फिजिक्स हमने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। सो कॉल्ड फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया था, फिजिक्स का स्टार्टिंग इसी चैप्टर से होता है। और जस्ट अ मिनट, ओके। या ओके, सो फिजिक्स की अगर हम स्टार्टिंग बात करें तो फिजिक्स मैंने पहले भी बताई थी कि फिजिक्स मतलब इट्स अ ब्रॉड स्टडी, मतलब साइंस की एक फील्ड है जिसमें बहुत सारा कुछ स्टडी करेंगे। सो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो हम थ्रू आउट 11th एंड 12th स्टडी करेंगे, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ था, एकदम बिगनिंग जब मैं डेमो दे रहा था तो मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। उसमें मैंने बताया था सबसे पहली ब्रांच हमारी क्या होती है, मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में हम मेनली क्या डिस्कस करते हैं, बताएं। मैकेनिक्स में क्या डिस्कस करते हैं? Study of motion and force. सो बेसिकली मैकेनिक्स में हम ना बहुत ही क्लासिकल पर्सपेक्टिव्स पे बातें करते हैं। मतलब कि यार कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन कैसा होगा, समझा या नहीं? हाँ सर। तो मैकेनिक्स में अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स एक ब्रांच है, इसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं अभी, ठीक है। सो हम डिस्कस करेंगे कि यार मोशन कैसा हो रहा है, फोर्स कैसा काम कर रहा है, और बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हुआ हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद आता है थर्मो। क्या आता है? हीट एंड थर्मो। आप डेफिनेटली नेम से समझ गए, हीट मतलब समझ गए ना यार, हाँ सर। मतलब हीट रिलेटेड, हीट एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है वेव, ठीक है। सो वहां पर हम फिजिक्स की वेव नेचर की बातें करते हैं, मतलब फिजिक्स में वेव का यूज कहाँ पर है, किस टाइप की मोशन पे हम वेव डिस्कस करते हैं। ये 3 जो ब्रांचेस है वो हम किस में डिस्कस करते हैं क्लास 11th में, ठीक है। 12th में क्या क्या टाइप की ब्रांचेस होती हैं? 12th में जो ब्रांचेस डिस्कस करते हैं उसकी फेमस ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब
इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर को मिला के करते हैं। इस अकेले इस यूनिट के अंडर में 7 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स में तो अपने 6 चैप्टर्स आते हैं। सो ये जो दो फर्स्ट है ना, ये बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिट है। इसके बाद थोड़ा सिंपल है, उसमें 2-3 चैप्टर्स होते हैं। सो ऐसे अपन के टोटल 6 रहते हैं, ठीक है ना। सो अब मैं इसे बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ बार बार। पॉइंट ये है कि अब एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। सो सबसे पहली ब्रांच हम क्या स्टडी करने वाले हैं? मैकेनिक्स। Mechanics. मैकेनिक्स में क्या स्टडी करना है हमें? Study of motion and force. फोर्स मतलब क्या है? देखो मैंने लिखा है फोर्स कॉजिंग द मोशन, बिकॉज मोशन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कौन एलिमेंट उसे क्रिएट कर सकता है? Force. फोर्स। अच्छा, अब बात आती है मैकेनिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या? Kinematics and dynamics. काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब बिकॉज मैकेनिक्स इटसेल्फ इज अ मोशन ऑफ स्टडी ऑफ motion, definitely kinematics and dynamics both are the study of motion. Clear? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं समझना है कि काइनेमेटिक्स में मोशन स्टडी करना है और डायनेमिक्स में नहीं करना है। दोनों में ही मोशन स्टडी करना है, बट अलग अलग तरीके से। कैसे? रीड करें काइनेमेटिक्स। Study motion without considering the Study of Without motion without considering the force. force creating it. creating इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज एक स्टोन है, किसी स्टूडेंट ने ये स्टोन फेंक दिया तो ये ऐसे जाके गिर गया यहाँ पर, ठीक है। एक सिंपल सा सिनेरियो है। अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि यार ये जो पार्टिकल है इसका मोशन कैसे होगा। बट सोचो, इसे किसी स्टूडेंट ने फोर्स लगा के थ्रो किया ना, तो जब हम काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे तब हम बोलेंगे कि भूल जाओ इस फोर्स को। लेट्स अज्यूम कि किसी ने तो फोर्स लगाया है, अब उसके बाद की बातें करो कि फोर्स लगा के इसको क्या दे दिया होगा, कुछ स्पीड दे दिया होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम इस फोर्स की बातें नहीं करेंगे, किसकी बातें करेंगे? स्पीड की। समझा कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अब जब हम डायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हम फिर से इस मोशन को देखेंगे, लेकिन अब हम बातें करेंगे किसकी? फोर्स की। फोर्स की। कि कौन सा पर्सन कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, तो मोशन में क्या चेंजेस आ जाएंगे। समझा ना? हाँ सर। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्लियर है? यस। अच्छा, इसका मतलब क्या मैकेनिक्स की और कोई ब्रांचेस नहीं होंगी? डेफिनेटली है, और भी बहुत है। लाइकवाइज जब हम आगे जाते जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। हाँ तो सर। अभी sir. अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स में। तो सबसे पहले यार, बिफोर गोइंग टू काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, सबसे पहले क्या समझना चाहिए यार? मोशन को कितने तरीके से डील करना है हमें, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं मोशन की बात करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ किसके बारे में? मोशन। तो मैं पहले एक एग्जांपल से समझता हूँ। सपोज मैं बात करता हूँ मोशन ऑफ अ फैन। आपका जो सीलिंग फैन है वो कैसी मोशन कर रहा है, आप कुछ आंसर बताएं। बताएं, क्या लगता है आपको फैन की मोशन कैसी है? कोई भी ऐसा सही गलत आंसर ही नहीं है इस क्वेश्चन का, Circular. कुछ भी। Circular motion. सर्कुलर। और कुछ? Rotational. रोटेशनल। और कुछ? पीरियोडिक। ऐसा कोई वर्ड सुना है क्या? Yes, sir. हाँ सर। यूनिफॉर्म। ऐसा कोई वर्ड सुना है क्या? Yes. ओके। तो मतलब ये हुआ यार कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, क्या इनमें से कोई करेक्ट या इनकरेक्ट है क्या? नहीं, सारे सही है। तो इसका मतलब व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? द एक्चुअल आंसर लाइज ऑन द पर्सपेक्टिव, कि आप किस पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कि चलो यार फैन की स्पीड को देखते हैं, स्पीड कैसा है, तो तब हम टर्म कौन सा यूज करेंगे? यूनिफॉर्म। अगर मैं बात करूंगा कि इसका पाथ चेक करो कि किस पाथ से मूव हो रहा है, तो अपन बोलेंगे क्या? रोटेशन। रोटेशन कर रहा है। इसका मतलब समझ आया ना, मोशन का आंसर किस पे डिपेंड करता है?
पर्सपेक्टिव पे। पर्सपेक्टिव पे। बहुत ही सिंपल सी बात है। इवन मैं बात करूं, लेट से अभी आप हो, आप चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपकी मोशन क्या है? कोई मोशन है क्या? नहीं। No. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। जहां पर कोई भी मोशन नहीं है मतलब रेस्ट है। ओके। अब यार समझो कोई पर्सन है, वो मून से आपको ऑब्जर्व कर रहा है टेलीस्कोप लगा के, क्या आप उसे रेस्ट पे देखोगे? नहीं. नहीं। आप अर्थ में हो, यहाँ पर अर्थ में सपोज यहाँ पर कहीं पर हो, और अर्थ रोटेट हो रही है, तो डेफिनेटली आप भी ऐसे घूम रहे होगे। समझ आया ना? हाँ क्या सर. आप रियल में रेस्ट पे हो क्या? नहीं। नहीं। नहीं. तो हमने कैसे रेस्ट में देखा? तो हम अर्थ में हैं, तो हमने रेफरेंस किसे लिया इस बार? अर्थ को। कि यार अगर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो आप भी अर्थ के साथ साथ चल रहे हो, इसलिए फील नहीं आ रहा कि आप मतलब मोशन में हो। इस सिनेरियो को फील करते हैं कार के अंदर। सपोज कार के अंदर काफी सारे पैसेंजर हैं, आप कार को बिल्कुल पैक कर दो, कार को भूल जाओ, तो आप अपने को पैसेंजर के बारे में क्या बोलोगे? वो मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में। रेस्ट में। पे है। क्या वो रियल रेस्ट में है क्या? नहीं. नहीं। 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 वो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। आप खुद से देख के बता रहे, अच्छा मुझे लग रहा है कि रेस्ट पे है। समझा ना? तो हाँ. इसका मतलब हाँ सर। मोशन के बारे में ये सिनेरियो दिमाग से हटा दो कि इसका कोई फिक्स आंसर होता है। इट इज ऑल रिलेटिव टर्म। रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सेट कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ यस सर। अगर आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि ठीक है रेफरेंस की बात है, तो आप आगे समझना शुरू कर दोगे कि मोशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, समझते हैं मोशन क्या है। तो अगर हम बात करें तो मोशन इज सिंपली डिफाइंड बाय मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा हो, मतलब वहां पर क्या है? मोशन. मोशन। हम पहला टाइप डिस्कस करते हैं कि हम मोशन को जज करेंगे जब किसके अकॉर्डिंग? स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पीड के अकॉर्डिंग। तो दो टर्म यूज होंगे, दो डेफिनेशन होगी। क्या? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में अगर बात करें, सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट। स्पीड। स्पीड कांस्टेंट। लेकिन एक चीज याद रखना है कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो यार अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो एक्सपेक्टेड है कि क्लास 9th में आपको बताया जाता है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है साथ में? डायरेक्शन. डायरेक्शन। मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई कार आगे 20 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और लेट्स से वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो अगर मैंने डिफाइन कर दिया ईस्ट, तो वो क्या हो गई? उसकी डायरेक्शन हो गई, वो बन गया वेलोसिटी। अदरवाइज वो क्या रहता? सिर्फ स्पीड. स्पीड। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो स्पीड तो वैल्यू है, और वेलोसिटी में एक्स्ट्रा क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन. इन सिंपल वर्ड्स ये जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, डायरेक्शन बदल सकती है, ठीक है ना? हाँ. तो मैं इसको एग्जांपल से देखता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है स्ट्रेट, सही है, यूनिफॉर्म है। एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्किल में घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही। हो रही हो है। रही है। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? होगी। हाँ हो हो रही रही है। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट रखी है हमने? स्पीड. स्पीड। तो अभी भी इसे हम कौन सी मोशन बोलेंगे? है। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। तो बताएं यूनिफॉर्म के बारे में क्लियर है ना? मेन क्राइटेरिया क्या है कि क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए? स्पीड। स्पीड। स्पीड. डायरेक्शन वगैरह बदल जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? हाँ. ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट अ मिनट।
ओके या सो बताएं यार, अकॉर्डिंग टू स्पीड सबको क्लियर है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का सेंस क्या होता है? हाँ सर। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यूनिफॉर्म का मतलब ये है स्पीड या नहीं बदलनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज होगी तो चलता है, ठीक है ना? सो इसका मतलब फैन डायरेक्शन तो बदलता रहता है लेकिन स्पीड फिक्स रखता है, इसलिए उसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? यूनिफॉर्म। Uniform motion. यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर स्पीड बदलेगी तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का स्पीड अकॉर्डिंग क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. ओके, फिर हम चेक करते हैं यार कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मोशन रिपीट हो रही हो। फिर से मैं बोलूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मोशन क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो। देखें, सपोज मैंने एक बुलेट फायर की, क्या ये रिपीट हो रही होगी क्या मोशन? नो। नहीं, वो बुलेट वापस थोड़े ना आने वाली है। लेकिन अगर मैं फैन की बात करूंगा तो एक ही ब्लेड तो बार बार रोटेट होके वापस आने वाला है ना। हाँ। आप मीनिंग समझ रहे हैं मेरा रिपीटिशन से मतलब? यस सर। आपको दिखेगा कि सेम मोशन बार बार हो रही है, सो इसका मतलब रिपीटेशन। तो जब भी आप देखोगे कि अच्छा रिपीट हो रहा है तो आप चेक करोगे कि मोशन के दो टाइप होंगे, क्या? पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो याद है मैंने एक टर्म लिखा था फैन की मोशन में कि इट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ये है कि इसकी मोशन एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है। तो अब ये बिल्कुल स्पेशल केस है, ऐसा नहीं है कि आप हर मोशन में सर, सपोज एक कार कोल्हापुर से पुणे जा रही है, सर रिपीटेशन है क्या, पीरियोडिक है क्या? भाई रिपीट ही नहीं हो रही मोशन। आप समझ रहे हो ना? जैसे मैं बात करूं सनराइज सनसेट, ये रिपीटेशन है या नहीं है? रिपीटिशन है। है, डेली आफ्टर 24 आवर नेक्स्ट डे फिर से होगा, ठीक है? सो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। और अगर फिक्स नहीं है तो उसे नॉन पीरियोडिक। नॉन Non-periodic. पीरियोडिक। और जितने टाइम पे वो एक बार मोशन कंप्लीट करता है उसी को क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड। टाइम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। पीरियड। ओके, सो फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे हमने देख ली क्लॉक हैंड, मतलब अब डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, एनालॉग क्लॉक। उसका हैंड तो फिक्स करता है ना, सेकेंड वाला 60 सेकेंड में कंप्लीट करता है, मिनट वाला 60 मिनट में करता है, आर वाला कितने में करता है? आर वाले का टाइम पीरियड क्या होता है आर हैंड का? 12 hours. 12 आवर्स। बहुत ही सिंपल है। फैन का मोशन, सन, मून, इन सब का मोशन क्या है? पीरियोडिक। पीरियोडिक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सन का मोशन कैसे? याद है स्टार्टिंग में बताया था, इट इज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। अगर अर्थ पे रह के देखोगे तो अर्थ मूव करता दिखेगा क्या? नहीं, कौन मूव करता दिखेगा? सन। सन। तो इस बारे में आर्ग्यू मत करना, नहीं सर सन तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, सो विल डिपेंड अपॉन द पर्सपेक्टिव। पक्का है? रिपीटेशन सबको समझ आया क्या? यस सर। चलो सही है। तो अपन ने स्पीड डिस्कस किया, अपन ने रिपीटेशन डिस्कस किया। रिपीटेशन में एक और चीज है यार, पीरियोडिक के सब पार्ट भी होते हैं। पीरियोडिक के सब पार्ट भी होते हैं। देखें, कुछ सब पार्ट फेमस है, काफी सारे हैं, मैं कुछ कुछ आपको बताता हूँ। एक बहुत ही फेमस पीरियोडिक है कि जब ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा हो, एक ऐसे पाथ में घूम रहा हो जिस पाथ की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तो ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल बोलते हैं। तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर। Circular. बेसिकली सर्कुलर किसका एक टाइप है? पीरियोडिक। पीरियोडिक का एक, ठीक है ना? अब सोचो इस शेप को कुछ ऐसा कर दे, हल्का ओवल शेप, तो मैथ में इस शेप को क्या बोलते हैं? इलिप्स। एलिप्स। एक्लिप्स नहीं, इलिप्स। ठीक है, एलिप्स। सो एलिप्स हो गया। ऐसे काफी सारे हो सकते हैं, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ जो हमें स्टडी करने होते हैं। ओके, सो हम इन डिटेल इस चैप्टर को पूरे को स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे सर्कुलर में, इलिप्स को स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है? तो चैप्टर वाइज इन सारे चीजों को स्टडी करेंगे। फिर एक बहुत फेमस मोशन होती है पीरियोडिक का टाइप, क्या? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी।
ऑसिलेटरी, ये भी एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर नंबर 13 है ऑसिलेटरी। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि अपन मैकेनिक्स में जो डिस्कस करते हैं चीजों को, वो सारी चीजें हमें आगे स्टडी करनी रहेंगी। ऑसिलेटरी का एक फेमस टाइप है वाइब्रेटरी। तो यार दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। सो सर्कुलर एलिप्स आप जानते हो, इसलिए मैं उन्हें नहीं लिख रहा हूँ। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मोशन जो किसी एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो हो, मतलब इधर जाए फिर रिटर्न आए, फिर इधर जाए फिर वापस रिटर्न आए, 1 2 3 4, 4 स्टेप में मोशन हो रही हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। कोई एग्जांपल बताओ यार, अगर आपने देखा हो कहीं पे। पेंडुलम। पेंडुलम। पेंडुलम ठीक है बेटा, बट पेंडुलम इतना देखा नहीं होता है सबने। स्विंग, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो देखा है, जो यूजुअली देखते हो। पार्क स्विंग, हाँ, पार्क स्विंग, ठीक है, चलो अच्छा है। पार्क स्विंग भी बिल्कुल सिंपल पेंडुलम है। मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जो पेंडुलम जैसा ना दिखे और वहां पर ऑसिलेटरी हो रही है। गिटार स्ट्रिंग। क्या चीज? गिटार स्ट्रिंग। गिटार स्ट्रिंग एक वाइब्रेटरी मोशन है, वो एक सब पार्ट है, बता रहा हूँ आगे। देखो चलो, अच्छा हुआ गिटार स्ट्रिंग का ऑप्शन आ गया, यहीं पर समझ लेते हैं। ऑसिलेटरी में जैसे आपने बताया स्विंग, स्विंग में आप नोटिस करते हो ये बहुत दूर तक जाता है ना, बहुत दूर मतलब किलोमीटर नहीं, बट थोड़ा बहुत, एक 1 मीटर तो एटलीस्ट जाएगा ना। यस सर। ऑसिलेटरी का एक ऐसा टाइप जिसमें ये जो डिस्टेंस जाने वाला है, ये क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर में हो, तब उस मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी। मतलब सपोज मेरा ये हैंड है, देखना, अब मैं इस हैंड को टू एंड फ्रो मोशन करा रहा हूँ, तो ये मोशन कैसी हो गई? ऑसिलेटरी। क्या हो गई? ऑसिलेटरी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसे ऐसे करूँ, तब ये मोशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेटर। वाइब्रेटरी। है ये ऑसिलेटरी, अभी भी क्या कर रही है? पाथ रिपीट कर रही है, बस ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? बहुत ही स्मॉल। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस का एक नेम भी है, क्या नेम है? एम्पलीट्यूड। तो जब ऑसिलेटरी पूरा एक चैप्टर है, तो वहां पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है कि वो अपने फिक्स पॉइंट से कितना दूर तक जा सकता है मैक्सिमम। सो वाइब्रेटरी में एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत ही कम होता है, एकदम जस्ट इतना, ठीक है, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम। सो आप गिटार स्ट्रिंग में फील कर सकते हो कि बहुत ज्यादा ऐसा डिफॉर्मेशन नहीं होता, जस्ट वाइब्रेट होती है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, और जो बाकी सारी मोशन पीरियोडिक में जो रिपीट नहीं होंगी, उन्हें किस में रखेंगे? नॉन ऑसिलेटरी। ठीक है ना। अच्छा, एक टर्म आता है, वो ऑसिलेटरी मोशन में पूछा जाता है कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी। ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट ऑसिलेटरी, इट इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ पीरियोडिक, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, सही है या नहीं? हाँ, सही है। सही है, क्योंकि पीरियड ऑसिलेटरी पीरियोडिक का ही पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने फिर थोड़ा और डिटेल में समझाया क्या, कि पीरियोडिक का मतलब मैंने बताया कि पीरियोडिक मतलब पाथ को रिपीट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पाथ फिक्स होना चाहिए, जैसे मैंने सर्कल बताया, इलिप्स बताया, यहाँ पर देखो मैंने रैंडम पाथ बनाया है। सो सर्कल वाले को सर्कुलर बोलेंगे, इलिप्टिकल वाले को इलिप्टिकल बोलेंगे, लेकिन अगर कोई रैंडम है तो बस उसका नेम नहीं है, बट है अभी भी वो पीरियोडिक। पीरियोडिक। पीरियोडिक का सिर्फ मतलब है कि मोशन क्या होनी चाहिए? रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने ऑसिलेटरी को एक्सप्लेन किया हुआ है, लिख दिया हुआ है कि ऑसिलेटरी क्या होता है। किसी एक पॉइंट के अबाउट कैसी मोशन होती है? टू एंड फ्रो, पहले इधर गया, रिटर्न आया, फिर वापस आ गया। ओके, तो बताएं, एज पर द रिपीटिशन समझ आ गया या नहीं? हाँ सर। सर। चलो सही है। हाँ सर, ओके, अब हम क्या देखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाथ। पाथ, मतलब अभी हमने देखा कि यार वो किस स्पीड को कैरी कर रहा है,
फिर हमने चेक कर लिया कि यार बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा, सोचो रिपीट भी नहीं कर रहा, तो आप क्या चेक करोगे फिर, यार जा कैसे रहा है, वो मूव कैसे कर रहा है, पाथ क्या फॉलो कर रहा है, समझा ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ अब क्या होता है, पाथ में नेमिंग थोड़ी सी अलग अलग होती है, तो इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझने का ट्राई करना है कि पाथ पे नेमिंग क्या होती है। पाथ पे क्या होता है, पार्टिकल के लिए अलग नेमिंग होती है, ऑब्जेक्ट के लिए अलग नेमिंग होती है। तो अब ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट क्या है समझना, अच्छे से समझना है सब लोग। पार्टिकल और ऑब्जेक्ट का क्या है, और हम स्टडी पार्टिकल करेंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं करेंगे, समझेंगे क्या। सोचो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, और ये एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत क्या, सिर्फ क्या डिफरेंस है इन दोनों के, Size. साइज में। सोचो मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया और इसमें भी यहाँ पर फोर्स लगाया, दोनों में फोर्स किस डायरेक्शन में है, ईस्ट। ईस्ट। अब दोनों की मोशन में देखना, क्या लगता है ये छोटा वाला 1 kg कैसे मूव करेगा आगे, हाँ। पक्का ना। यस। यस सर। अच्छा, तो छोटे वाले की मोशन क्लियर है, मैं इरेज कर देता हूँ। जरा इसकी बात बताओ, क्या ये थोड़ी देर बाद इस तरीके से दिखेगा आपको, या कुछ और चेंजेस गिर देखने जाएगा। को मिलेंगे, गिर जाएगा। गिरने लगेगा। टिल्ट भी होगा ना, यस सर। गिरना, इसको ऐसे मत फील करो कि ये वर्टिकल खड़ा हुआ है, नहीं, ऐसे सोचो कि ये टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये टेबल पर है, तो डेफिनेटली ये थोड़ी देर बाद इस तरीके से नहीं होगा, ऐसा टिल्ट हो जाएगा, समझा या नहीं। यस हाँ। सर। तो ये तो यार एक साथ दो मोशन करने लगेगा ना, आगे भी जाएगा प्लस टिल्ट भी होने लगेगा। इसका मतलब हमारी जो स्टडी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और 11th-12th में इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडी नहीं होती है, तो 11th-12th में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम उन सबको क्या मान लेते हैं, पार्टिकल। 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 तो अब मेरे से कभी ये नहीं बोलना कि अरे सर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे ये लगाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या मानेंगे, पार्टिकल। मतलब अगर मैंने बोला 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये मत बोलना अरे सर ये गिर जाएगा क्या ऐसे, नहीं बेटा, ये क्या बन गया, एक पार्टिकल। पार्टिकल। पार्टिकल से कोई गिरने का फर्क ही नहीं है सब कुछ, क्योंकि वो एक पॉइंट मास है, क्या है, पॉइंट मास। इसका मतलब अपन जो 11th-12th में स्टडी करेंगे वो मतलब 90% तो फिर फेक टाइप हुआ, क्योंकि अपन रियल तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझेंगे क्यों। आप एक टर्म आगे जाके सीखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर जो होगा ना, अगर आप वहां पर एग्जैक्ट फोर्स लगाओगे तब ये टिल्ट नहीं होगा। आप चेक करके देख लो, सपोज मैं एक पेन ले रहा हूं, अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता उतना अच्छा, पेन को अगर मैं एकदम सेंटर पे पुश करूंगा, पेन को अगर मैं एकदम सेंटर पे पुश करूंगा तो जस्ट वो ऊपर ही रोल करता जाएगा, चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं एक कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली टिल्ट होने लगेगा। क्लियर ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम गलत पढ़ रहे हैं, हम स्टडी सही कर रहे हैं, सिर्फ अपने आइडिया को बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 कि 11th-12th में फिर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इग्नोर करने को बोल देगा कि यार ऑब्जेक्ट को इग्नोर करो, नहीं, एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्ट का साइज कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम सारे ऑब्जेक्ट को कैसा मानेंगे, पॉइंट मास। पॉइंट। फिर एक चैप्टर में जाके थोड़ा सा सीखेंगे कि अगर साइज ज्यादा होगा तो फिर कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। यस सर। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मैं कभी भी ऑब्जेक्ट बोलूं तो उसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसे हमेशा कैसा समझना है, पॉइंट। पॉइंट। पॉइंट, ठीक है, ओके। यस। बट अगर मैं पॉइंट नहीं समझता हूं तो फिर दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है मोशन, क्या, पार्टिकल का पाथ अलग डिफाइन होता है और ऑब्जेक्ट का पाथ अलग डिफाइन अलग होता है। तरीके से। चले देखें, तो पार्टिकल के लिए 2 टर्म यूज होते हैं, क्या,
लीनियर एंड नॉन लीनियर। Non-linear. सबको पता है लीनियर मतलब क्या होगा, In straight line. स्ट्रेट लाइन। और नॉन लीनियर में बहुत सारी कैटेगरी हो सकती हैं। बहुत ही सिंपल है, क्या, एक कर्वी लीनियर, मतलब सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो एक है स्ट्रेट चला जाए, या फिर क्या करके जाए, एक कर्व बना। कर्व बना के जाए। अब कर्व अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारे सिलेबस में कितने कर्व हैं, सिर्फ 3। 3। कैसे, इनमें से कोई एक कर्व जो कि थोड़ा ओवल शेप दिखेगा वो क्या बन जाएगा, एलिप्स। ठीक है, एक कर्व होगा जिसकी हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। वो क्या बन जाएगा, सर्कल। एक और पाथ बनेगा वो क्या बन जाएगा, पैराबोला। पैराबोला। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 है। हम आगे स्टेप वाइज स्टडी करेंगे, आगे मैं इन्हें डिटेल पे बताऊंगा। क्या यही 3 हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते क्या, डेफिनेटली हो सकते हैं, बट नेचुरली जब आप सिनेरियो को देखोगे ना तो यही 3 मिलते हैं। बाकी आप फोर्सफुली तो कोई सा भी कर्व कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये कि सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया फ्री, तो ये ऑब्जेक्ट इधर लैंड करेगा, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गई ना। हाँ तो सर। जब ये नेचुरल प्रोसेस होती है तब ये पाथ क्या होता है, पैराबोलिक। ठीक है, अब आप कहो कि नहीं सर, सपोज ये पेन है, मैंने इसको यहाँ से थ्रो किया और ये इस हाथ यहाँ पर लैंड करेगा। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस हो गई, पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। लेकिन अगर मैं इसे थ्रो कर दूं और ये डायरेक्टली ऐसे लैंड हुआ, मतलब नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर मैंने इसे पकड़ के रखा और ऐसे मूव किया, तब तो मैं कोई से भी रैंडम कर्व बना सकता हूँ ना। ठीक है, सो वो रैंडम कर्व का कोई नेम नहीं रहेगा। सो हम जो डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिक ही डिस्कस करेंगे, कर्वी लीनियर। ओके, कर्वी लीनियर के बाद एक नॉन लीनियर का और एग्जांपल होता है क्या, Random. रैंडम। मतलब जब कोई फिक्स्ड कर्व, मतलब फिक्स्ड कर्व क्या, टू फ्रो, मतलब बहुत सारी मोशन मिक्स हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रैंडम। तो देखिए इस फिगर में मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर है। ये स्टार्ट है, ये एंड है। तो ये वाला जो पाथ है ये क्या बन जाएगा, ये जो रेड पाथ ये क्या बनेगा, Linear. लीनियर। लीनियर। Yeah. ये जो कर्व वाले पाथ हैं ये क्या बन जाएंगे, नॉन कर्वीलिनियर। नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या, कर्वी लीनियर। और अगर अब ऐसे रैंडम सा पूरा ऐसे 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 कुछ भी जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, Random. रैंडम। ठीक है ना। Yes. ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो 3 कैटेगरी होती हैं, नंबर 1, 2 और इन दोनों का मिक्स। नंबर 1 क्या है, Translated. ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का सिंपल मीनिंग होता है टू चेंज प्लेस। क्या होता है, To change चेंज place. प्लेस। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो यहाँ पर पहुंच गया, मतलब कैसी मोशन हो गई, डेफिनेटली ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी। और अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो अभी भी यहीं पर है तो पक्का इधर वो रेस्ट पर होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कैसी मोशन कर रहा होगा, रोटेशन। रोटेशन। तो रोटेशन मतलब होता है एक पॉइंट के अबाउट मूव करना, रोटेट करना। तो बताओ फैन रोटेशनल है या ट्रांसलेटरी, रोटेशन। रोटेशनल। क्यों, क्योंकि फैन ऐसा थोड़े ना है कि सीलिंग में लगा है फिर इस रूम से दूसरे रूम ऑटोमेटिक चला जा रहा है, नहीं ना। फैन तो टोटल रेस्ट पे है ना। यस सर। ठीक है, तो फैन की मोशन क्या होगी, डेफिनेटली एक रोटेशनल। एक मोशन है टी प्लस आर, इसका मतलब क्या हुआ, रोटेट भी हो रहा है प्लस Translate करना. ट्रांसलेट भी कर रहा है। कोई एग्जांपल बताएगा टी प्लस आर का, अर्थ। अर्थ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अर्थ क्या हो रही है, रोटेट भी हो रही है सेल्फ के अबाउट और सन के अराउंड भी जा रही है, ठीक है ना। सो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहे हैं। कार का व्हील भी हो सकता है एग्जांपल, Yes. व्हील रोटेट भी करता है और कार के साथ आगे भी जाता है, ठीक है। Yes. तो टी प्लस आर क्लियर है।
हाँ सर। अच्छा, अगर ट्रांसलेटरी का मतलब है sir. टू मूव, तो मूव होने के लिए फिर से वही बात आ जाएगी ना, पाथ। स्ट्रेट भी जा सकता है, कर्व भी जा सकता है, ठीक है ना। Yes. तो ट्रांसलेटरी के टाइप क्या होने लगेंगे? लीनियर के जगह टर्म क्या यूज हो जाता है? रेक्टिलीनियर। Rectilinear. पार्टिकल के लिए क्या टर्म यूज कर रहे थे? Linear. लीनियर। सेम चीज, सेम स्ट्रेट लाइन बताने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? रेक्टिलिनियर। Rectilinear. रेक्टिलीनियर। उसके बाद अगर कर्व पे जा रहा है तो कर्विलिनियर। कर्विलीनियर। कर्व पर मैंने बताया कि ऐसे 4 फेमस कर्व है, हमें सिर्फ यही 3 स्टडी करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये फेमस कर्व्स के नेम है क्या? पैराबोलिक, सर्कुलर, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक। अच्छा, एक चीज समझना, सर्कुलर का मतलब ये नहीं है कि पूरा सर्किल मिलना चाहिए। कर्व का मतलब ये कि अगर इतना सा भी कर्व पिक किया ना तो चलता है। क्वालिटी क्या है कि इस कर्व की किसी फिक्स पॉइंट से कभी भी डिस्टेंस चेक करोगे क्या आएगी? सेम आएगी। एक। Right. इस छोटे से कर्व को भी मैं क्या बोलूंगा? सर्कुलर। समझा या नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब सपोज ये हाईवे है, ऐसा एक टर्न है, और ये टर्न पे एक कार जा रही है, और उस कार ने ऐसे टर्न लिया, तो क्या इसने पूरा सर्किल कंप्लीट किया क्या? ऐसा कुछ नहीं. नो सर। ये थोड़े से टाइम के लिए इसकी मोशन क्या थी? सर्कुलर। Circular. Circular. समझा? हाँ सर. ठीक है, तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये कर्व हो गया सर्कुलर, ये कर्व हो गया एलिप्टिकल। Elliptical. ठीक है। पैराबोलिक बहुत ही नेचुरल कर्व है। इसकी डेफिनेशन ये है कि यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, उसका मोशन हमेशा क्या रहेगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। मतलब आप यहाँ ग्राउंड पे हो और एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रैंडम थ्रो किया, वो लैंड कर गया, ये पाथ क्या है? पैराबोलिक। पैराबोलिक। आप Parabolic. अपने रूफ पे हो और आपने कुछ ऐसे डायरेक्टली थ्रो कर दिया, तो वो थोड़ी देर में गिरेगा यहाँ पर, वो भी पाथ क्या है? पैराबोलिक। Parabolic. आपने कहा चलो ऐसे नहीं थ्रो करते, ऐसे ऊपर थ्रो कर दें, तब ऐसे गिरेगा, अभी भी पाथ क्या है? Parabolic. Parabolic. आपने कहा नहीं यार ऐसे नहीं थ्रो करना, चलो नीचे टारगेट करते हैं ऐसे इस पर्सन को, तो डेफिनेटली इस पर्सन तक नहीं पहुंचेगा, ये पहले गिर जाएगा, पाथ अभी भी क्या है? Parabolic. पैराबोलिक नेचर में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इफ यू थ्रो फ्रीली एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, हमेशा उसका पाथ क्या आएगा? पैराबोलिक। Parabolic. Parabolic. तो बताओ यार, ये 3 टाइप जो हमने डिस्कस किए मोशन के, स्पीड, रेपिटेशन एंड पाथ, तीनों क्लियर है या नहीं? अच्छा, इन पे हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं मोशन में, वही आगे हम नेक्स्ट 3-4 चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किनको? स्पीड के बारे में, मतलब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। रिपीटिशन को डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बताया था रिपीटिशन कौन से चैप्टर में डिस्कस करेंगे? 13th ऑसिलेशन। क्लियर? उसके बाद रिपीटिशन का एक टाइप मैंने बताया था सर्कुलर, वो अभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, मतलब 4th चैप्टर रहेगा वो। बाकी पाथ में देखें लीनियर और कर्वी लीनियर। सो पहले लीनियर को हम नेम देंगे क्या? 1D। 1D का मतलब 1 डायमेंशन, एक बार में इधर हॉरिजॉन्टल जाएगी या फिर वर्टिकल। वर्टिकल। 2D में क्या होगा? एक साथ दोनों चीजें कवर करेगी, आगे भी जाएगी प्लस ऊपर भी जाएगी। तो पैराबोला किसका एग्जांपल है? 2D का। सर्कुलर किसका एग्जांपल है? 2D का। मतलब रिपीटिशन का है, बट पाथ के मामले में क्या है वो? 2D। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, पहले हम क्या स्टडी करेंगे? 1D। मोशन इन 1D। 1D में दोनों डिस्कस करेंगे, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस। फिर डिस्कस करेंगे 2D। 2D में डिस्कस करेंगे पैराबोला और सर्कल। इलिप्स को कहां पर डिस्कस करते हैं हम? ग्रेविटेशन में।
तो अभी समझ आया कि नहीं कि यार नेक्स्ट अभी एक 1.5 मंथ के लिए हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हाँ सर। हम स्टडी करेंगे मोशन। हम क्या स्टडी करेंगे? मोशन। मोशन। मतलब हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स। अभी फोर्सेस की बातें नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे क्या? काइनेमेटिक्स। पहले हम स्टडी करेंगे 1D एक्स एंड Y axis. वाई, वाई। फिर डिस्कस करेंगे 2D पैराबोला एंड Circular. सर्कुलर। ये नियरली अभी 1.5 इवन 2 मंथ्स तक ये चलेगा। तो अच्छे से ध्यान देना है, चीज़ों को सीखना है और डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते जाओगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना काइनेमेटिक्स इन 1D को। तो अपना चैप्टर रहेगा क्या? काइनेमेटिक्स इन 1D। 1D. 1D। ठीक है, चलिए तो काइनेमेटिक्स इन 1D समझने से पहले कुछ चीजें जो मैंने भी आपको बताई थी। क्या? नंबर 1 रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? Object not changing position. not changing its position. पोजीशन। ठीक है, रेस्ट के लिए दूसरा यूज्ड वर्ड है स्टेशनरी। सो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन ये वाली लाइन देखें, ये क्या लिखा हुआ है? Nothing is absolute rest. इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बता सकता है क्या? Every object in the universe always moves. ठीक है, मतलब अच्छी बात है, आपने बिल्कुल इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता दिया। बट ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब ये, जब मैंने बात की थी अर्थ की, जब मैं मून से देख रहा था तो अर्थ भी मोशन में दिख रहा था। जब मैं अर्थ से देख रहा हूं तो सन मोशन में दिख रहा है। बट पॉइंट इज कि क्या सन रियल में मोशन में है क्या? नहीं। 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 तो अगर हम देखें तो रियल में हमें मोशन में नहीं लग रहा। बट अब मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ कि सन भी मोशन कर रहा है। एवरी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, सारा कुछ क्या कर रहा है? इन मोशन है। नथिंग इज एट रेस्ट। ठीक, बट क्या इसका हमारे 11th-12th की फिजिक्स पे बहुत ज्यादा कुछ यूज है क्या? नहीं है। कभी कभी बुक में क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया कि यूनिवर्स में कुछ भी रेस्ट पर नहीं है। सन रेस्ट पर है क्या? नहीं है। तो कभी भी अगर आंसर पूछे कि इन विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मतलब टोटल रेस्ट पे, तो क्या कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर है क्या? नो। नहीं है। अच्छा, रेस्ट के बाद एक टर्म यूज होता है क्या? Frame of reference. फ्रेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस। तो याद है मैंने भी बताया था कि रेफरेंस, अगर आप एक पर्सन को, आप भी कार में हो और उसको कार में देखोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा? रेस्ट। Rest. लेकिन एक कार जा रही है और आप रोड पे खड़े हो और उस कार के पैसेंजर को देख रहे हो, तब तो वो पैसेंजर आपको मूव होते दिखेगा ना। हाँ। तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, ये ए है और ये बी है। जब बी ने ए की मोशन बताई तब उसने क्या बताया? रेस्ट। रेस्ट। लेकिन पर्सन सी ने बताया कि यार ए तो स्पीड में है, तो दो आंसर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है या सही है, वो सिर्फ क्या डिफरेंस है वहां पर? रेफरेंस। उस टर्म को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम मतलब ऐसा कोई एक्चुअल रिजिड फ्रेम मत समझ लेना, फ्रेम बस एक वर्ड है। ठीक है, तो नंबर 1, क्या फ्रेम का रियल होना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं। तो मतलब क्या ऐसा कोई पर्सन सी रियल में होना जरूरी है क्या? नहीं। आप ऐसे सोच के बता सकते हो कि यार अगर मैं ग्राउंड पर होता, मतलब बी बोल रहा है, अगर मैं ग्राउंड पर होता तो मुझे ए स्पीड में दिख रहा होता, बट क्या बी रियल में ग्राउंड में है क्या? नहीं, बट वो इमेजिन कर सकता है। तो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई रियल चीज है क्या? नहीं. ये बस एक इमेजिनरी पार्ट है, मतलब रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक है ना? यस सर।
तो सिंपल है क्या ये, इट इज अ रेफरेंस टू ऑब्जर्व एनी मोशन। Emotion. ओके, Yes. अच्छा, तो लाइक कुछ भी हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार, बस, ट्रेन, Ground. ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है, ट्री, समझ आया ना? हाँ सर। अच्छा, अब देखो यार, मैंने ग्राउंड को हाईलाइट किया हुआ है, एक रीजन है क्या? याद है मैंने बताया कि अगर हम अर्थ पे हैं और मून से देखेंगे तो क्या हम रेस्ट पे देखेंगे क्या? नहीं। 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 लेकिन अगर आप रोड में खड़े हो और आप रोड में खड़े हुए किसी दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो भी आपको कैसा देखेगा हमेशा? रेस्ट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने रेफरेंस किसे ले लिया? अर्थ से। अर्थ को। तो हम अपनी फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए एक पॉइंट लेंगे क्या, कि अगर कभी गिवन नहीं है रेफरेंस तो हमेशा क्या एज्यूम करना है? ग्राउंड। ग्राउंड। और पॉइंट ये है यार कि अपन मून में जाके क्यों देखेंगे अर्थ को कि अर्थ भी रोटेट हो रहा है, हम सब लोग भी रोटेट हो रहे हैं? नहीं। तो हम अपनी फिजिक्स स्टडी करने के लिए क्या मानेंगे कि ग्राउंड क्या है? फिक्स है। फिक्स्ड है। तो मतलब हम बोल देंगे कि यार अर्थ घूम वगैरह नहीं रही है, ग्राउंड वगैरह सब कुछ फिक्स है। बट क्या रियल में ऐसा है? नहीं। नहीं। हम तो सिर्फ सर- एज्यूम कर रहे हैं कि बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जो हम फिजिक्स में एजम्पशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। मतलब बहुत पुराने जब फिजिक्स को समझाया गया तो ऐसे ही एज्यूम कर लिया गया कि ठीक है चलो अर्थ क्या है? फिक्स्ड एक रेफरेंस है। डन। तो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके कोई कभी कंफ्यूज होगा क्या? मैं बोलूंगा देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, तो सर- मैं सोचना ही नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या मोशन को ऑब्जर्व करने की जो प्लेटफॉर्म है वो बदल गया। नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ठीक है, क्या होता है? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। इनर्शियल की खास बात क्या है? इट कैन बी मूविंग और एट रेस्ट। एट रेस्ट। मतलब सोचो आप ट्री को ले रहे हो, ट्री इनर्शियल बनेगा या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल, क्योंकि ये मूविंग भी हो सकता है और एट रेस्ट रेस्ट भी। लेकिन नॉन इनर्शियल हमेशा कैसा रहेगा? ऑलवेज मूविंग। ऑलवेज मूविंग। तो ट्री इनर्शियल हुआ या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। इनर्शियल, रेस्ट पे रहेगा। अब ये मत बोल देना सर किसी एक मतलब ट्रक के पीछे ट्री लगा हुआ जा रहा है, मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ठीक है ट्री मतलब ग्राउंड पे है, ऐसा नहीं है कि सर ट्री लगेज में लेके जा रहे हैं, मूविंग है। ओके। नंबर 2, पहचानेंगे कैसे कि किसे हम इनर्शियल बोलेंगे और किसे नॉन इनर्शियल? तो इसकी पहचान किससे होती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से। यूजुअली 9th में आप लोग पढ़ते हैं, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन स्पीड को। किसको? चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड चेंज हो रही है मतलब वहां पर एक्सेलरेशन है, अगर नहीं हो रही तो नहीं है। So, अगर एक्सेलरेशन 0 मतलब स्पीड क्या हो, तो उस टाइप के रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनर्शियल। इनर्शियल। ठीक है, तो मतलब देखना बहुत ही सिंपल वे पे समझाऊंगा। एक कार है जो कि 50 की स्पीड से जा रही है, ये इनर्शियल बनी है नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक कार जो 50 से जा रही थी उसने सडनली क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। तो बताओ एट दैट इंस्टेंट वो इनर्शियल फ्रेम रहेगा या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है। समझा? हाँ सर। तो पक्का यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबको क्लियर है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल? हाँ सर। यस सर। ओके।
तो चलते हैं पर मोशन के नेक्स्ट टर्म में आते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। डिस्टेंस आपने यूजुअली क्लास 9th में सीखा होता है, बट फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता समझने का ट्राई करना है। देखिए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? Length of the path. लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, और एक कार स्ट्रेट गई, जबकि एक कार इस वाली रोड से गई, तो इस पाथ का जो लेंथ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जब इसने ये दूसरा वाला रूट लिया, ये रूट, तब इसकी लेंथ को क्या बोलेंगे अपन? डिस्टेंस। तो बड़ी सिंपल सी चीज हो गई ना यार, डिस्टेंस। अब बिकॉज ये लेंथ है तो इसके यूनिट क्या होंगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर टाइप डिस्टेंस के यूनिट होंगे ना। नेक्स्ट, ये कैसे टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। क्यों? डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं यार, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे जैसे भी चले जाओ, सिर्फ लेंथ मेजर कर लो, क्या बन जाएगी वो? डिस्टेंस। ठीक है ना? यस। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये समझना ये क्या है? ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। तो अगर ए टू बी मैं बोलूं कि यार मैं गया इस वाले पाथ से, बट क्या ये पाथ मेरा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा? नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज यूनिक, और वो क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो मतलब मैटर नहीं करता कि आप किस पाथ से जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड, एक यूनिक वैल्यू ही होती है। इसलिए ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर। वेक्टर। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई? अगर हम बात करें कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों बन गई, तो रीजन ये है कि सपोज मुझे पॉइंट ओ से ए तक जाना है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना यार। ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, आप समझ रहे हैं? हाँ। लेकिन एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये। तो बेटा ये शॉर्टेस्ट पाथ का एक डायरेक्शन होगा फिक्स। यस। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो आप पहुंच ही नहीं सकते ये तक शॉर्टेस्ट पाथ से। ठीक है ना? हाँ। इसलिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? डायरेक्शन। ठीक। अब मैंने बताया कि यार हमारे सिलेबस में चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता कि एक चीज को दूसरे से बहुत ज्यादा मिला है, तो बहुत ही सिंपल वे पे समझाता है। क्या समझाता है? कि यार ए टू बी हम कैसे जाएंगे? स्ट्रेट पाथ से। तो यार बेटा जब आप स्ट्रेट पाथ से जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा क्या कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? नहीं। तो चैप्टर में जब तक ऐसा यूनिकली ना पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, तब तक हम दोनों वर्ड्स को क्या मानेंगे? सेम। क्योंकि हम स्टडी क्या करने वाले हैं? Motion in 1D. मोशन इन 1D। जब थोड़ी चेंज होंगी चीजें तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क पड़ सकता है। तो चलो, मुझे अगर लेट से डिस्प्लेसमेंट बताना है, बट मुझे क्या गिवन है? दोनों के कोऑर्डिनेट। कि चलो ये 2,0 और ये 8,0। तो बताओ क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट? 6 तो बहुत ही सिंपल है, 8 - 2 कितना? 6। समझा ना? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस डन। क्लियर है ना ये? हाँ सर। अच्छा, यूनिट क्या रहेंगे? सेम। क्योंकि इनडायरेक्टली ये भी क्या है? एक लेंथ। ठीक। तो यहाँ से मैंने बताया कि ए कहाँ पर है? लेट से 4,0 पर है। बी कहाँ पर है? 10,0 पर। तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 - 4 कितना? 6।
I 6 i कैप ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन एक हमने दिया, हमने ए टू बी के कितने पाथ डिफाइन किए? 3। तीनों पाथ में डिस्टेंस अलग है। पहले पाथ में कितनी है? 8 मीटर। दूसरे पाथ में? 10 मीटर। तीसरे पाथ में? तो तीनों के डिस्टेंस तो अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल हैव अ यूनिक वैल्यू। एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जो कि क्या होगा? ए टू बी की शॉर्टेस्ट तो शॉर्टेस्ट वाला कौन सा पाथ है? 8 मीटर सर। चाहे कोई सा भी पाथ यूज करो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? 8। तो देखो यार, जरा नोटिस करो, इसका मतलब डिस्टेंस इधर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या फिर हमेशा क्या होगी? उससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सो उससे कम नहीं हो सकता ना डिस्टेंस। हाँ सर। एक कंडीशन आपको मिलेगी, ऑलवेज डिस्टेंस क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट से? ग्रेटर। बट यार एक केस है ना, जब एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो देखोगे तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अब यार इतने में भी गलती कर देते हो। लेट से मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तब आंसर क्या आएगा? तो तब सोचना है, यस, तब ये सोचना है कि डिस्टेंस बड़ा होता है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू 1 से कम होगी। कम आएगी। बताए समझा या नहीं सबको? Yes, sir. हाँ सर। पक्का? हाँ सर। पक्का समझा? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी। ए पहले गया कहाँ तक? ए की पोजीशन है 4, बी की पोजीशन है 10, जबकि पाथ ऐसा हो रहा है कि ए टू बी गया और फिर रिटर्न आया कहाँ तक? सी तक। मान लेते हैं सी की डिस्टेंस कितनी है? 8। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब 4 सोचना ही नहीं है मीटर। कि पाथ क्या है, 4 हमेशा क्या सोचना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब सी माइनस ए कितना आया? 4 4 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस पूछूं ए टू सी की, तो आप चेक करोगे कि कहाँ से घूम के आया है। तो कहाँ से घूम के आया? बी तक गया फिर आया रिटर्न। कितनी हो गई टोटल? यहाँ से यहाँ कितनी हुई? 6। और प्लस ये कितनी हुई? 2। फिगर में मत देखो 4, ये हुई 2। वो मैंने सही से बनाया नहीं है। तो आंसर क्या है? टोटल 8 ना। हाँ तो वन डायरेक्शन इन सिंगल डायरेक्शन, समझ आया कि नहीं? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो देखें ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैंने दिया, एक पॉइंट डी ऐड किया, चेक करें। अगर मैं पाथ ए बी सी डी की क्या निकालूं? डिस्टेंस। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पूरा ए बी सी डी तक क्या करना पड़ेगा? ऐड करना। ऐड करना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में तो ये पीछे चला गया ना ए से। हाँ यस सर। अब अगर मैं माइनस करूंगा तो इसकी पोजीशन कितनी है डी की? -5 -5 माइनस सब्ट्रैक्शन, और ए की पोजीशन क्या है? 4। तो एक्चुअल आंसर कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस? -9। इससे एक चीज ये पता चली कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट अ डिफरेंस पोजीशन, तो वो तो नेगेटिव में भी बता ही सकते हैं ना। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज
पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। 0 कब होगा? यहाँ से स्टार्ट किया, पाथ यहीं से यहीं आ गया, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस इतनी पूरी कैप्चर की, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। तो बताएं FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्लियर हुआ या नहीं? हाँ हाँ सर। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट अ मिनट। Okay, everyone, just take a break of 2 minutes. Okay, everyone, take a break of 2 minutes. I'll be back. Yes. Okay, yeah, just 2 minutes only. Okay. Yeah. Okay. चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने भी क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं मोशन में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके पहले रेस्ट, और अभी जस्ट 2 चीजें डिस्कस की। क्या?
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट बात आती है क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी की। किसकी? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जैसे मैंने बताया कि यार, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया कि यार डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक चीज है, किन्हीं दो पॉइंट्स पे इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड। एक। इसलिए ये वेक्टर है, क्योंकि अगर एक ही पॉसिबल केस है तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मतलब मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ये पॉइंट पर जाना है, तो कितने पाथ होंगे? इनफाइनाइट पाथ, ऐसे ऐसे बहुत इनफाइनाइट पाथ। लेकिन अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो देयर हैज टू बी अ फिक्स डायरेक्शन टू रीच दिस पॉइंट। ओके, ठीक है। फिर बात आती है स्पीड की। तो स्पीड बहुत ही सिमिलर है किससे? डिस्टेंस से। मतलब क्या है, ये भी पाथ पे डिपेंड करेगा। सपोज ए पर है और बी पर है, हम ये वाला पाथ फॉलो करके गए किसके पास? बी के पास। तो स्पीड सिंपली डिफाइन है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अपॉन कितना टाइम कंज्यूम किया। तो सिंपली से ये बोला जाता है कि समझना, सपोज मैं बात करता हूँ यूनिटरी मेथड लगाते हैं। चलो मैंने कहा कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से 800 मीटर। कितना? 800 मीटर, तो मतलब बाई वॉक जा रहा है। सो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 800 बाई 10 मतलब 80। तो यार जरा फील करो कि यार 800 बाई 10 मतलब क्या हुआ? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। फील करो, 1 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड को ही तो 800 बाई 10 लिख रहे हैं यूनिटरी मेथड से। इसका मतलब डिस्टेंस बाई टाइम जब भी मैं करूंगा, इनडायरेक्टली ये क्वांटिटी क्या लिख के आ रही है? इट इज नथिंग बट डिस्टेंस इन 1। अब यार मिनट रखोगे तो मिनट होगा, अगर 1 सेकेंड रखोगे तो सेकेंड। तो इसलिए मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा? यूनिट टाइम। तो ये बन गई हमारी किसकी? स्पीड की डेफिनेशन। क्या बन गई यार? डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। समझा? हाँ सर। अच्छा, एक चीज और याद होगी, मैंने डायमेंशन वाले चैप्टर में बताया था कि फिजिक्स में जब भी किसी क्वांटिटी को किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब लिखते हैं, क्या? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिजिक्स में उसे क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। तो स्पीड की दूसरी डेफिनेशन बनती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट का मतलब ही फिजिक्स में बाय डिफॉल्ट होता है क्या? चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो बताओ यार, स्पीड में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नो सर। No, अच्छा, अब देखना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बहुत ही सिंपल है, सुनना, बहुत ही सिंपल। वेलोसिटी इज नॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आप सारे बुक में देखोगे वेलोसिटी की क्या लिखी होती है डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या ये वेलोसिटी है क्या? नहीं। नहीं। वेलोसिटी बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन है। समझा या नहीं? यस। तो अब देखना, फील करना। चलो देखो समझाता हूँ, हाँ, आराम से। ये पॉइंट ए है, मैं वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझाता हूँ। हाँ, ये भी है और ये मेरा पाथ है। सोचो इस पूरे पाथ में मैं किस स्पीड से मूव कर रहा था? 10 की स्पीड से, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मैंने पूछा बताओ, ये सी है, ये डी है, व्हाट इज द वेलोसिटी इन ए टू सी? क्या है वेलोसिटी मेरी? तो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम करने लग जाओगे क्या? नहीं, आंसर क्या होगा? 10 जे कैप। समझा या नहीं? हाँ। यस सर। पक्का सबको समझ आया? क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करने लग जाओगे क्या? नहीं। नहीं, तो जरा मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी? देखो v के ऊपर वेक्टर बना देंगे, मतलब क्या बन गया ये? वेलोसिटी। velocity, सिंपल भी लिखेंगे तो क्या बन गया ये? speed, स्पीड।
तो वेलोसिटी इन C2D सेक्शन क्या होगा? हाँ स्मिथ पूछिए। वो 10 J कैप के साथ। अरे 10 इज स्पीड और डायरेक्शन किस तरफ है इसकी? नॉर्थ की तरफ। ये कैप ना, समझा? यस सर। ठीक है अच्छा C2D में फिर आंसर क्या होगा? सही है नहीं? कैप। समझ आया ना? हाँ सर वेलोसिटी इन D2B क्या होगा? n माइनस जे कैप। n माइनस जे कैप, माइनस को बाहर लिखा करते हैं तो -10 जे कैप। समझे या नहीं यार वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? हाँ सर अच्छा अब सोचो जरा वेलोसिटी इन C2D में डिस्प्लेसमेंट चेक करो क्या होगा C2D का। तो C2 का D का डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना। यस सर। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला वेक्टर अपॉन टाइम करोगे तो क्या वेक्टर चेंज हो जाएगा? क्या नहीं ना, नहीं सर। वही रहेगा। इसका मतलब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ये। समझा या नहीं? तो क्या ये वेलोसिटी है क्या? नो। नहीं। क्लियर ना? मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट डी, तुरंत बोलोगे सर डी से थोड़ा सा आगे देखोगे तो वेलोसिटी इस तरफ है, थोड़ा पहले देखोगे तो आगे की तरफ। क्लियर ना? तो क्या बुक्स में गलत लिखा होता है क्या? नहीं, नहीं। थोड़ा सा लॉजिकल मिस्टेक होती है, पूरा गलत नहीं होता है। क्या कि दो चीजें हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं एक पॉइंट पर बता रहा हूँ। कहाँ पर स्पीड बता रहा हूँ, वेलोसिटी बता रहा हूँ? पॉइंट पे। पॉइंट पर। जो बुक में लिखा होता है वो पूरा लिखा होता है कि फ्रॉम A to C क्या होगी। समझा ना? तो यहां पर मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा था कि एट डी क्या होगी, एट पॉइंट डी, जबकि यहां पर क्या होता है A to D। जब A to D पूरा निकालोगे तो अब आपको पता नहीं है ना कि यार A to D तो बदल रही थी ना कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? डेफिनेटली एवरेज। जब कोई चीज चेंज हो रही होती है और फिर भी आप उसकी एक यूनिक वैल्यू लिखते हैं, मतलब क्या निकालते हैं? एवरेज। लेकिन जब डी पॉइंट पर आपने बताया तब आपने एक यूनिक आंसर बताया, डायरेक्ट वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। और ये जो होती है ये बन जाती है क्या? एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन होती है क्या? स्पीड विद डायरेक्शन। और एवरेज की क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो समझ आया? ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत लिखा है, बुक में सही है बट पार्शियली सही है। उन्होंने ये चीज मिस की है कि ये कब काम आएगा। समझ आया या नहीं? हाँ सर। तो पक्का दोनों चीजें क्लियर है? अभी इन डिटेल में एग्जांपल वाइज डिस्कस करूंगा, बट ये था पूरा रेफरेंस कि यार स्पीड क्या चीज है और वेलोसिटी क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस क्या चीज है और एवरेज क्या चीज है। जब भी आप टाइम ले लो कि लेट से फर्स्ट 5 सेकंड की स्पीड बताओ, तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है या एवरेज? एवरेज। एवरेज। मैंने बोला एट 5 सेकंड बताओ, क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। तो यार अगर डिफरेंस क्लियर है तो आपको आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? हाँ सर हाँ सर। चले फिर से एक बार सुन लेते हैं। कोई बताए? अगर मैंने बोला फाइंड द स्पीड इन 10 सेकेंड्स, क्या पूछ रहा है वो? एवरेज। एवरेज। पक्का ना? हाँ फाइंड सर। द स्पीड एट 10 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। क्लियर ना? हाँ चले सर। तो देखना स्टार्ट करते हैं। देखें स्पीड को समझ लेते हैं। स्पीड का क्या डेफिनेशन हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। पहले भी मैंने बताया रेट मतलब किससे डिवाइड करना है? टाइम से। तो स्पीड का आंसर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस की बातें हो रही तो ये क्वांटिटी कैसी रहेगी?
स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेम एज ये डेराइव्ड यूनिट है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकंड। लेकिन सोचो डिस्टेंस मैंने मीटर में मेजर किया और टाइम किस में मेजर किया? मिनट में। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट। सोचो डिस्टेंस मैंने किलोमीटर में देखी और टाइम आर में, तो किलोमीटर क्या हो पर जाएगा? किलोमीटर पर। किलोमीटर। तो इसके दो फेमस यूनिट होते हैं, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, जो अपने कंट्री में चलते हैं। फॉरेन में आप जाओगे तो वहां पर माइल्स पर आवर फेमस होता है। आपने सुना भी होगा बहुत सारी मूवीज में, Yes, sir. मतलब कार वगैरह का जो भी स्पीड्स होता है वो माइल्स पर आवर में बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मीटर पर मिनट गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, फेमस नहीं है। सो यूजुअली आपको जो ऑप्शंस में मिलेगा ये कभी मिलेगा नहीं, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को इधर सेकंड में या फिर इन दोनों को आर में। समझा ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके, चले। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर लिखा है 20 मीटर पर सेकंड, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इन 1 सेकंड ये कितनी कवर करेगा डिस्टेंस? 20 मीटर। ये यूनिट का सिग्निफिकेंस जरूर समझना। देखो जो भी चीज अपॉन में, इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू 1 रख दी तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 20 मीटर। 20 मीटर। तो होता ही है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यार सिंबल अलग अलग होंगे। अब आप लोग को लगता है कि स्पीड का सिंबल ऐसे होगा और डिस्टेंस का सिंबल डी। सिंबल थोड़े चेंज होने वाले हैं, आपको यही स्टैंडर्ड सिंबल यूज करने हैं। क्या? स्पीड को किससे लिखना है? वी से। और डिस्टेंस को किससे लिखना है? यस। एस से। तो पक्का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस को एस, स्पीड को वी, टाइम को टी। और मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में स्टूडेंट में बहुत कंफ्यूजन होती है, वो स्पीड को किससे लिख देते हैं? यस। एस से। ऐसा नहीं करना है, स्पीड को किससे लिखना है? वी। एक्चुअली वी का मतलब वेलोसिटी है, बट मैंने आपको बताया ना कि अगर ऊपर वेक्टर नहीं लगा तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ही को ही क्या बोलते हैं? स्पीड ना। पक्का क्लियर है? यस। तो अब क्या करते हैं, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए। यार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जब आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा तब टाइम का इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगी? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम। या फिर टाइम अगर आपसे पूछा है तो स्पीड को क्या ले जाओ? डिवाइड में। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 सबको लर्न होने चाहिए, बिना इनके तो ये चैप्टर पूरा वेस्ट हो जाएगा। अगर आज आपने इन्हें अच्छे से फ्लुएंटली एकदम माइंड में सेव नहीं किया, और लर्न मतलब ऐसा जस्ट रैंडम लर्न मत करने ना, लॉजिक याद रखना। यार ठीक है, सर ने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जब डिस्टेंस चाहिए तो टी क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी इसका क्या आएगा आंसर? v इंटू टी। जब मुझे टाइम चाहिए तो डेफिनेटली टाइम मुझे इस तरफ चाहिए, तो टाइम इधर लाएंगे और v इधर डिवाइड में आएगा। इस तरीके से याद रखना, ऐसे रैंडम मत याद करते रहना, एक लॉजिक के साथ याद रखना है। ठीक है ना? हाँ सर। चले। बट एक प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला रैंडम नहीं यूज करना है। इस फॉर्मूले में देखो कहीं स्पीड चेंज हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। नहीं. अगर चेंज होगी तो ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट ए है, लेट्स से फर्स्ट 50 मीटर स्पीड थी 20, नेक्स्ट 200 मीटर स्पीड थी 25। तो क्या ये मैं फॉर्मूला ए टू बी में यूज कर सकता हूँ? हाँ। कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए टू बी तक स्पीड फिक्स है। क्या मैं ये फॉर्मूला बी टू सी तक यूज कर सकता हूँ?
हाँ कर सकते हैं। क्या मैं ये फॉर्मूला ए बी सी तक यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि इस पूरे सेक्शन में स्पीड चेंज बदल गई है। समझ आया ना? हाँ सर हाँ सर। पक्का क्लियर है? यस सर चलो तो वापस आते हैं, समझते हैं इसे इसी एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं स्टार्ट पॉइंट क्या है? ए। तो ए पर स्पीड क्या है उसकी? 0। 10 सेकंड बाद स्पीड क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। अप एरो मतलब इंक्रीज और डाउन एरो मतलब डिक्रीज डिक्रीज। याद रहेगा ये सिंबल? हाँ स्पीड बढ़ गई, कितनी पहुंच गई? 20 20। मीटर कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में स्पीड क्या रही? कांस्टेंट और अभी भी स्पीड कितनी है? 20 सेम मीटर ही है। 20। तो अब मैंने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन ए टू बी। ए टू बी का आंसर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस का। टाइम तो स्पीड क्या 20 रख दोगे क्या? नहीं, ये मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पर? रॉन्ग रॉन्ग। तो डेफिनेटली आगे मेथड सिखाऊंगा चैप्टर में कि अगर स्पीड चेंज होगी तो क्या करना है, बट ये समझ जाना है कि ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये सबको समझ आया ना? हाँ सर। स्पीड इनटू टाइम ये तभी यूज होगा डिस्टेंस का जब क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट कांस्टेंट। तो इसका मतलब ए टू बी में हम डिस्टेंस अभी निकाल नहीं सकते, आगे मैं सिखाऊंगा कब निकाल सकते हैं। बी टू सी में निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम से। क्या आंसर आ जाएगा? 200 200 मीटर। तो ये फॉर्मूले का यूज समझ आया कि नहीं? हाँ सर हाँ हाँ सर हाँ सर। सर आ गया ये तभी यूज करेंगे when there is no change of speed in that given interval। जो 10 सेकंड के लिए यूज कर रहे हो उसमें स्पीड क्या है? कांस्टेंट। ओके। यस सर अब प्रॉब्लम एक आती है किसकी? यूनिट कन्वर्जन। क्योंकि पता चला आपने निकाला टाइम, या लेट्स से आपने निकाला क्या? डिस्टेंस। तो आपने कहा सर आंसर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 50 मिनट, तो क्या 50 रख दोगे क्या यहाँ पर? नहीं नहीं। स्पीड का जो यूनिट यूज हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, वहां पर टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड देन आपको टाइम का यूनिट क्या ही यूज करना पड़ेगा? सेकंड सेकेंड। यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो आपका आंसर भी किस यूनिट में आएगा? मीटर में। मीटर में आएगा। इसका मतलब रैंडम यूनिट नहीं रखना है। अगर एक बार स्पीड में किलोमीटर पर आवर यूज हो गया तो आपका डिस्टेंस का आंसर किस में आएगा? किलोमीटर और किलोमीटर। आपको टाइम किस में रखना पड़ेगा? आर आवर में। तो इसका मतलब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? यूनिट कन्वर्जन। कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बहुत ही कॉमन है, बस ये चीज यार, ये चीज मैं बता रहा हूँ पूरे 11th 12th में काम आती है। और जो काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ आता है, काफी सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको बार बार मिस होता है। तो यार ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है और बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हो। ऐसे याद रखना होता है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर 1000। तो जब यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आ रहे हैं और मुझे यूनिट क्या लेके आना है? मीटर। तो किलोमीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा? समझे या नहीं? हाँ सर हाँ सर अच्छा, अब उल्टा गिवन था 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए? किलोमीटर किलोमीटर। उल्टे में आप लोग धोखा खा जाते हो यार। अगर 1 मीटर में चाहिए तो किलोमीटर में क्या होगा फिर? ये 1/1000। अपॉन 1000। ये आपको बेसिक फील में लेके आना है, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर और 1 की वैल्यू को पावर किस में लिखते हैं? नेगेटिव। ठीक है। सपोज 1 आवर में कितने सेकंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 आवर में कितने होते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 60 360 3600। तो अगर पूछेगा कि 1 सेकंड में आर कितने होंगे तो 1/1000
3600. 3600, ठीक है ना? Yes, sir. तो क्वेश्चन है, चलो 1 मीटर पर सेकंड को किसमें बदलें? Kilometer per hour. तो चलो बदलते हैं यार। 1 मीटर पर मतलब अपॉन सेकंड, तो मीटर को मुझे किलोमीटर में लिखना है, तो क्या मैं 1000 किलोमीटर लिखूंगा? नहीं, नहीं, 1 upon upon में. 1 अपॉन 1000, बहुत बढ़िया। अपॉन सेकंड को आर में बदलना है, तो 1 आर में 36 सेकंड होते हैं ना, तो 1 सेकंड में sir. क्या होगा? 1 upon 3000. by 36. आर। तो देखो कन्वर्ट हो गया। अब ये बॉटम पर है, ये कहाँ पर जाएगा? टॉप पर जाएगा, और 1000 नीचे आएगा। कन्वर्ट किस में हो गया? किलोमीटर पर। समझा ना यार कन्वर्जन? Yes, sir. हाँ सर। तो इस तरीके से कन्वर्जन सॉल्व कर देंगे और फिर आगे चीजें सॉल्व करेंगे। तो ये कन्वर्जन था कि 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट किया तो 36/100 आया, और कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आ गया? 18/5। तो क्या करेंगे ना यार, अपन एग्जाम में बार बार इतना सारा नहीं लिखेंगे, सीधे ये टर्म लर्न कर लेंगे। क्या? 18/5. 18/5 कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5. 18/5। तो सुनना, अगर क्वेश्चन में x मीटर पर सेकंड दिया है बट आपको सॉल्व किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर. तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5. 18 upon 5. और अगर x किलोमीटर पर आवर में दिया और किसमें लाना है, मीटर पर सेकंड. तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18. 5/18। तो ये बेटा टर्म तो याद रहता है 18/5 या 5/18, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाता है कि कब कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। समझ आया या नहीं? हाँ सर. Yes, sir. तो रियल लॉजिक तो ये है, बट मैं सिर्फ लर्न करने के लिए कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ। इसका लॉजिक नहीं है कुछ, मैं सिर्फ लर्न करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे फील करो, किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर? किलोमीटर. तो यार जब किलोमीटर बड़ी चीज लाना है तो ऊपर क्या होना चाहिए? बड़ा नंबर। समझा ना? इसका कोई फिजिक्स से रिलेशन नहीं है, मैं जस्ट लर्न करने के लिए बता रहा हूँ कि 18/5 फ्रैक्शन याद रहता है, बट भूल जाता है कि 5/18 करना है या फिर 18/5। तो क्या कॉमन सेंस है, क्या लेके आना है हमें? किलोमीटर किलोमीटर, मतलब बड़ी चीज लेके आनी है, तो क्या करेंगे? बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। समझा ना? मीटर लेके आना है मतलब छोटी चीज लेके आना है, तो क्या करेंगे? 5 न्यूमरेटर में होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? हाँ सर. ठीक है। हाँ सर। तो ये पॉइंट्स था, ये थोड़े से कन्वर्जन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें सब। हाँ, इसे आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कल अपन इसको डिस्कस कर लेंगे और आगे अपन स्पीड रिलेटेड, वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? Okay, sir. ओके। चले यार, चले फिर आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। हाँ, कुछ भी डाउट रहता है तो कल आप लोग बताएं, एक बार रीड करें नोट्स, और कुछ डाउट रहे तो आप बताएंगे, कल पूछ लेंगे। ओके यस सर. ओके, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.